नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, फिर से कुछ चुनिंदा जनरल साइंस के प्रश्न हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आपको बहुत सारे चीज़ इसमें सीखने को मिलेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व मनुष्य के लिए अल्प मात्रा में भोज्य पदार्थ में शरीर के लिए आवश्यक है। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो कि एबंडेंट मात्रा में चाहिए, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कम मात्रा में चाहिए। तो वही प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से एलिमेंट होते हैं जो कम मात्रा में हमारे शरीर को चाहिए। सॉरी। तो इसमें कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम है, जिंक है, कॉपर है, कोबाल्ट है। ये सभी जो एलिमेंट हैं वो हमारे शरीर में कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा में कौन सा चाहिए? कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ये सब जो एलिमेंट है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अगर भोज्य पदार्थ में बात करें तो भोज्य पदार्थ में कैल्शियम होता है, फास्फोरस होता है। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो हमें ज़्यादा मात्रा में चाहिए। कम मात्रा में कौन सा चाहिए? जिंक, मैग्नीशियम। ये सब का देखेंगे कि कई बार आप देखेंगे कि यूज वगैरह है ही नहीं। आप बनाना वगैरह खाते हैं तो उसमें क्या होता है? आयरन होता है। तो क्या कहते हैं, हमारे शरीर को आयरन के लिए बनाना खाना चाहिए। तो आयरन का तो यूज हो देख समझ में आता है कि चलो हमारे शरीर को आयरन की आवश्यकता मजबूत होने के लिए। अब कोबाल्ट की क्या आवश्यकता है पता नहीं चलता है। कॉपर की क्या आवश्यकता है। तो यानी कि ये सब जिसका पता नहीं चलता वो कम मात्रा में चाहिए। ज़्यादा मात्रा में जैसे आयरन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, आपके कैल्शियम हो गए, क्लोरीन हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो ज़्यादा मात्रा में चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दमा, जिसे हम इंग्लिश में अस्थमा रोग भी कहते हैं, किसके कारण होता है? तो फंगस के कारण होता है। देखिए, दमा अगर जिनको होता है, बुरा मत मानिएगा, बस याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि दमा होता है वो खांसते रहते हैं। तो अब कोई बंदा बकबक करेगा, बकबक करेगा तो भी आवाज़ आएगा और खांसेगा तब भी आवाज़ आएगा, यानी कि कबक। ठीक है, इस तरह से याद रखेंगे। जो दमा होता है उसमें बकबक यानी कि आवाज़ आती है, तो यानी कि कवक, फंगस। और अगर प्रॉपर उस फंगस का नाम पूछे जाए तो कौन सा फंगस होगा? एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स। ठीक है, एस्परजिलस फ्यूमीगेट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसकी जांच के लिए होता है? देखिए, एलिसा टेस्ट तो आपने सुना होगा कि एड्स यानी कि HIV के लिए होता है, लेकिन ये वाला टर्म नहीं सुना होगा तो आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं जान पाएंगे। ठीक है, दोनों एलिसा टेस्ट भी और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट भी किसके लिए होता है? HIV के लिए, यानी कि एड्स के लिए होता है। यहाँ पे अगर इसका इंग्लिश देखें तो WESTERNBLOT है। देखिए, अगर हम बात करें, अगर एड्स किसी का हो जाता है या आप कहते हैं ना, कई बार चेक कराने जाते हैं लोग और हॉस्पिटल में ये पता चलता है कि फलाना आदमी को एड्स हो गया, तो एक बहुत बड़ा ब्लो लगता है। ब्लो मतलब कि आप कह सकते हैं धक्का लगता है कि अब तो जीवन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखेंगे। ब्लॉट यानी कि ब्लॉक हो गया जीवन, इस तरह से याद रखेंगे। ब्लॉट को ब्लॉक से कि अब तो जीवन ब्लॉक हो गया क्योंकि एड्स हो गया। ठीक है, इस तरह से हम याद करेंगे। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टर्नर सिंड्रोम बीमारी के संदर्भ में क्या सही है? टर्नर सिंड्रोम एक प्रकार की बीमारी है। ठीक है, उसके संदर्भ में पूछा जा रहा है। देखिए, ऑप्शन आपके दे रखे हैं। यह स्त्रियों में होता है, गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है, बांझपन होता है, ऑल ऑफ दिस। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अब ये टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? देखिए, याद करने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि जो लड़कियाँ होती है वो बात बात में टर्न ले लेती है। ठीक है, यानी कि प्यार को धोखा देती है। इस तरह से हम लड़के अक्सर कहते रहते हैं कि हमारी गर्लफ्रेंड जो है वो टर्न कर गई, यानी कि मुड़ गई, पीछे मुड़ गई। कोई नया लड़का मिल गया तो मतलब कि धनी मिल गया तो उधर की ओर खिसक ली। तो लड़कियां ज़्यादा टर्न करती है अपनी बातों पे। ठीक है, तो इस तरह से हम याद करें कि ये जो टर्नर डिजीज है, टर्नर सिंड्रोम है, वो लड़कियों की है। ठीक है, अब जब टर्न कर लेगी तो 46 जनरली क्रोमोजोम होता है, तो एक टर्न मारेगी तो 45 हो जाएगा। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 हो जाती है। अब बार बार टर्न, समझ गए, बांझपन भी इससे होता है। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन अब लड़कों के लिए है। क्लाइनफील्टर्स सिंड्रोम, KLINEFELTERS, क्लाइनफील्टर्स जो रोग है उसके संदर्भ में क्या सही है?
तो ये पुरुषों में होता है। गुणसूत्रों की संख्या देखिए इसमें एक ज़्यादा हो जाता है, इसमें भी बांझपन, या आप कह सकते हैं बांझपन हिंदी में इसको दूसरे शब्दों में पुल्लिंग के सेंस में हम नपुंसकता कह सकते हैं। ठीक है, बांझपन लड़कियों को कहा जा सकता है, और पुरुषों के संदर्भ में बोले तो नपुंसकता। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट आप कह सकते हैं। देखिए क्लाइनफिंटल, लाइन कौन मारता है, लाइन कौन मारता है, लड़के लाइन मारते हैं, तो यानी कि ये पुरुषों का रोग है। ठीक है, नपुंसकता फैलेगी ज़्यादा, समझ गए। फिर गुणसूत्रों की संख्या क्या हो गया 47, क्योंकि कभी इस पे लाइन कभी उस पे लाइन, तो यानी कि बढ़ोतरी हो रहा है ना, तो 47 हो गया। ठीक है, याद करने का तरीका है, बाकी ये सब चीज़ों को अन्यथा दिल पे नहीं लीजिएगा। पटाऊ सिंड्रोम रोग के संदर्भ में क्या सही है। ठीक है, अब पटाऊ सिंड्रोम एक प्रकार का रोग है, वो भी एक प्रकार का जेनेटिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, जिसमें क्या होता है कि तालू में दरार हो जाते हैं, मंदबुद्धि लोग हो जाते हैं, ऊपर की ओट के बीच कट जाता है, यानी कि ऊपर वाला जो ओट होता है वो थोड़ा सा कटा हुआ होता है। इसमें 90% बच्चे जन्म के बाद मर ही जाते हैं, जो 10% बचते हैं वो धीरे धीरे, मतलब कि बहुत सारे कम ही बचते हैं, और जो बचते हैं वो इस तरह से जीते हैं कि मंदबुद्धि हो जाता है। अब देखिए पटाऊ, यानी कि जो मंदबुद्धि के लोग हैं उसको आसानी से आप पटा सकते हैं ना, अपनी बातों में इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, तो वो आसानी से आपसे पट जाएंगे। तो इससे ध्यान रखिएगा, पटाऊ जो सिंड्रोम है जिससे जो अफेक्ट करता है उसके कारण वो मंदबुद्धि हो जाता है। ठीक है, अगर हम एक पिक्चर के थ्रू आपको दिखाने की कोशिश करें, देखिएगा ये पटाऊ सिंड्रोम से रिलेटेड विकिपीडिया से है। देखिए, इज ए सिंड्रोम कॉज्ड बाय क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी इन विच सम और ऑल ऑफ द सेल ऑफ द बॉडी कंटेन एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम क्रोमोजोम 13। क्रोमोजोम 13, देखिए क्रोमोजोम 46 तक होते हैं, तो क्रोमोजोम 13 में थोड़ा सा जेनेटिकल डिसऑर्डर हो जाने की वजह से, ध्यान रखिएगा क्रोमोजोम 13 ये 13वां है, ना कि 13। ठीक है, 13वां, जो 40 है ना उसमें 13वां क्रोमोजोम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा जेनेटिकल मटेरियल डिसरप्ट नॉर्मल डेवलपमेंट, उसमें थोड़ा सा चेंजेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आप समझ सकते हैं थोड़ा सा चेंजेज की वजह से आदमी का जीना दुश्वार हो जाता है। आप देखेंगे इनका पिक्चर में ही दिख रहा होगा, थोड़ा सा एबनॉर्मल बिहेवियर, और ये थोड़ा सा मंदबुद्धि के दिख रहे होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, किसके पास सबसे लंबी छोटी आंत होती है। देखिए अगर हम बात करें, जो छोटी आंत एक होती है और एक बड़ी आंत होती है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे छोटी लंबी आंत, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी किसकी होती है, शाकाहारी की। इसलिए होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेराइटी है। शाकाहारी में क्या है, बहुत सारे चीज़ होते हैं जिसका अलग अलग पाचन क्षमता होती है। जैसे केला को अगर तुरंत पचा लेंगे, लेकिन वही कोई मतलब कि कोई कठोर चीज़ होगा, उसको आप पचाने में थोड़ा सा समय लेंगे, तो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी की वजह से जो आंत है वो थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन मांसाहारी में कोई वैरायटी नहीं है, मांसी होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कोई देसी चिकन हो जाता है, कोई मतलब कि विदेशी चिकन हो जाता है, या आप कह सकते हैं कि वो वाला सफ़ेद वाला। ठीक है, तो छोटी आंत सबसे लंबी शाकाहारियों की होती है। पके केले में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक एसिड, मैलिक। अब देखिएगा केला जब सड़ेगा ना तो मैला टाइप का हो जाता है, गलगला रहेगा ना तो मैला टाइप का हो जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि पके केले में मैलिक एसिड होती है। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।